चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिन हम लोगों ने बेंथम और मिल को सॉल्व किया था, जिसमें आपने देखा था कि लगभग 35 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे थे। आज उसी शेड्यूल को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए हम लोग बिल्कुल चलने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इसका बन सकता है। 35 तक हम लोग पहुंचे हुए थे, आज उसको हम लोग आगे लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए सारे लोग फटाफट जुड़िए, आज इस क्लास को कंप्लीट कर लेना, चाहे जो भी समय लग जाए। बिल्कुल सारे लोग जुड़िए, फटाफट सभी लोग आ जाइए और तुरंत आंसर को करिए। फटाफट क्लिक करिए आंसर में, क्या हो सकता है। सारे लोग जबरदस्त तरीके से बिल्कुल जुड़ रहे हैं। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, सारे लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों बताइए क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। बिल्कुल आप देख रहे हो, कहता है किस विचारक, ध्यान रखना यहां जब भी हम लोग चलेंगे, कहता है सीधे आप कॉन्सेप्ट को देखिए। कहता है किस विचारक की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारी के रूप में की जाती है। आप बिल्कुल सारे लोग, पहली चीज तो प्रिय विद्यार्थियों सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और ताकि लोगों तक ये पहुंच हो सके। ठीक, और बिल्कुल इस प्रैक्टिस सेशन में सारे लोग जुड़ जाएं। बिल्कुल गेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हुए हम आगे चलेंगे। बेंथम और मिल जो कि पूरा आप रिहर्सल करेंगे। बिल्कुल कहता है कौन सा ऐसा विचारक है जो स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में जिसकी गणना होती है, उसको हम J.S. मिल कहते हैं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको समझाया था कि जो J.S. मिल है, J.S. मिल जो बेसिक रूप में आप अगर गहराई से देखेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक, और जो J.S. मिल है अगर हम देखें तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रखर प्रवक्ता माने जाते हैं। J.S. मिल बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रखना है। 36, ठीक, अब हम आ गए 37 में। कहते हैं J.S. मिल ने स्वतंत्रता के लिए किसे सबसे बड़ा खतरा बताया है। सरकार को, बहुमत को, विरोधी दल को, अल्पमत को। बहुत तेजी के साथ आंसर करिए, क्या हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों J.S. मिल ने बहुमत के आतंक की चर्चा किया था और अल्पमत को सुरक्षित रखने की कोशिश किया था। बिल्कुल बहुमत के आतंक पर उन्होंने फोकस किया। सारे लोगों ने आंसर किया है, वे आंसर बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से बढ़ते हुए आगे हम लोग, कहता है 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। कहता है निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। बहुत बढ़िया, कहता है निश्चय ही स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। यह कथन किस विचारक का है। ए J.S. मिल का है, ग्रीन का है, बेंथम का है, इनमें से सभी का। तो डी वाला सारे लोग आंसर करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में सारे लोग आंसर करेंगे। फटाफट आंसर करिए। 38 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल सारे लोग बोल रहे हैं, बताइए सारे लोग आंसर करिए क्या हो सकता है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों एक ईमानदार स्वतंत्रता का सपोर्टर J.S. मिल है, और J.S. मिल ने ही यह बात कॉन्सेप्ट में रखी है कि नहीं, बिल्कुल अगर हम गहराई से देखें तो हम स्वतंत्रता को फॉलो करें लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता को किल करके नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में हम आ गए हैं। कहता है J.S. मिल किसका समर्थन नहीं करते। कहता है बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र का, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, मतदाता के लिए शैक्षणिक योग्यताओं का। चलिए फटाफट आंसर करिए सारे लोग। प्रिय विद्यार्थियों बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर करते हुए आपको पता होगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार J.S. मिल समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि J.S. मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, और जो भी विचारक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मानते हैं वो कभी भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में हम आगे। कहता है शाश्वत चैतन्य की अवधारणा किससे संबंधित है। मिल है, ग्रीन है, बेंथम है, लास्की है। क्वेश्चन नंबर 40
बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए, फटाफट आंसर करिए क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 40 में। बिल्कुल आप सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार आंसर है आप लोगों के द्वारा। सारे लोग बता रहे हैं सर ग्रीन है, बिल्कुल सही है। कौन आ रहा है? बिल्कुल ग्रीन। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, सारे लोग बता रहे हैं ग्रीन। चलिए सारे लोग बिल्कुल ग्रीन को बता रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल सही है। सभी लोग बता रहे हैं ग्रीन है, बिल्कुल सही है। और इसमें ग्रीन ही शाश्वत चैतन्य की बात करता है, और आपको पता होगा ये वही ग्रीन है जिसने सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जो जर्मन का उग्र आदर्शवाद है, ब्रिटेन के उदारवाद को बिल्कुल आपस में जोड़ दिया है, जोड़ करके उन्होंने एकदम सौम्य आदर्शवाद का प्रतिपादन किया है। तो बिल्कुल शाश्वत चेतन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए। कहता है किस विचारक के चिंतन में आदर्शवाद अपने सौम्य रूप में मुखरित हुआ है? बिल्कुल बताइए किसके यहां मुखरित हुआ है? तो आप कहते हो बिल्कुल सीधे मिल है, ग्रीन है, बेंथम है, लास्की है। अगर आप गहराई से देखिए तो ग्रीन है। सारे लोग आंसर दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है ना कि सौम्य आदर्शवाद, सौम्य आदर्शवाद, ध्यान रखना, सौम्य आदर्शवाद यह बराबर होता है, सौम्य आदर्शवाद बराबर होता है जर्मन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, चलो इसको ऐसे लिख, उग्र आदर्शवाद, उग्र आदर्शवाद प्लस ब्रिटिश उदारवाद, ब्रिटिश उदारवाद। कहने का मतलब है ये उदारवाद और आदर्शवाद दोनों को मिलाया है, तब सौम्य आदर्शवाद हमारे सामने आया है। बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल सही है। चलिए 42 में हम आ गए। कहता है आदर्शवाद और उदारवाद के मध्य समन्वय स्थापित करने वाला विचारक कौन सा है? मिल है, ग्रीन है, बेंथम है, मार्क्स है। सारे लोग बताएंगे मिल है, ग्रीन है, बेंथम है, मार्क्स है। बिल्कुल सारे लोग बता रहे हैं ग्रीन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सारे लोग बता रहे हैं ग्रीन है ना, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आ गए 43 नंबर के क्वेश्चन में। कहता है ग्रीन का कौन सा विचार है? राज्य जन सहमति पर आधारित है, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, राज्य को अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए, राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है। कि क्या कहा है इन्होंने ग्रीन ने? बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग बताएंगे, सभी लोग बता रहे हैं कि सर बिल्कुल वी आंसर है, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलिए 44 नंबर पे आ गए। कहता है बहुमत का आतंक का विचार किसने दिया है? लास्की ने, जेएस मिल ने और जेम्स मिल ने, ग्रीन ने। चलो भाई, बहुमत के आतंक की परिकल्पना किसने की है? आपको फटाफट आंसर करना है। बहुमत का आतंक का विचार किसने दिया है? आप बताएंगे बिल्कुल जेएस मिल ने। बिल्कुल सही है, क्योंकि जेएस मिल वह प्रमुख विचारक है जिसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की परिकल्पना सामने लाई है ना। तो उसको आपको बिल्कुल 44 में ध्यान रखना है। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने। 45 में कहता है ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 बाधाएं हैं। कौन कौन से? आप देखिए सीधे अनभिज्ञता, ठीक, दरिद्रता और नशाखोरी। बिल्कुल सही है, अनभिज्ञता, दरिद्रता, नशाखोरी, ये 3 ऐसे हैं जिसको ग्रीन ने स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक के रूप में परिभाषित किया है। बिल्कुल सही है। 45 में सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 45 में विकल्प सी आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 46 में। कहते हैं कौन सा विचारक उच्च शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है? उच्च शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुल मतदान का वकालत करता है, बहुल मतदान का वकालत करता है। ध्यान रखना, कहता है बेंथम है, जेएस मिल है,
रूशो है ग्रीन है। आपको पता होगा कि जो जेएस मिल है उसने शिक्षा का और उसके बाद संपत्ति को उन्होंने मताधिकार का आधार माना है, सीधे जेएस मिल को आपको भरना है। और उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षित व्यक्ति है उसके लिए अधिकतम एक वोट के 5 वैल्यू हो सकते हैं, 5 मूल्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन, ध्यान रखना, प्राथमिकता की अवधारणा कीजिए। ग्रीन की प्राथमिकता ये की है, ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करिए। ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करिए। क्या प्राथमिकता है, क्या क्रम है उनके यहां 47 में। बिना कोई देर किए हुए आप बिल्कुल बेसिक आधार को देखते चलिए। बताइए क्या हो सकता है, तुरंत आंसर करिए सारे लोग। 47 में सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो सकता है 47 में। आप अगर गहराई से देखिए, ठीक है, तो पहला वाला आंसर चेतना अधिकार, सॉरी चेतना स्वतंत्रता अधिकार राज्य, बिल्कुल सही है एकदम। आप देखते हैं कि सीधे सीधे उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने परिभाषित किया है। पहले चेतना, फिर स्वतंत्रता, फिर अधिकार, फिर राज। ठीक, 47 में। चलिए 48 में हम आ गए। 48 में आ गए। निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का पोषक है? ए बेंथम, बी मिल, सी लास्की, डी लॉक। 48 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, बिल्कुल कहता है कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पोषक है। ठीक, सारे लोग बता रहे हैं, फटाफट आंसर करिए। सारे लोग आंसर करते जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, जबरदस्त आंसर है, बिल्कुल जेएस मिल। सारे लोग बता रहे हैं जेएस मिल। और याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जेएस मिल है उसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो परिकल्पना है उसके द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को उन्होंने महत्व प्रदान किया। ठीक, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहता है युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि वह राज्य कर प्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है, सामूहिक नरसंहार का प्रतिनिधित्व करता है, सामाजिक विकृतियों के एक प्राकृतिक उपचार का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सीधे सीधे आप गहराई से देखिए तो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है। बिल्कुल 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने कहा है, बिल्कुल बताइए क्या हो सकता है कि वह राज्य की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है। गलत, सामूहिक नरसंहार का प्रतिनिधित्व करता है। यही सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, वी विकल्प सही है। वी, सभी लोगों ने आंसर भी किया है वी विकल्प को। अब हम आगे 50 में, कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? लिंडसे, क्रैब, लास्की, हीगल। लिंडसे, क्रैब, लास्की, हीगल, बिल्कुल दिमाग में रखना है। लिंडसे, क्रैब, लास्की, हीगल। 50 में आइएगा, कौन है? ठीक, तो लिंडसे, क्रैब, लास्की, हीगल कहता है बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है, ऐसा आपको देखना है। तो अगर आप गहराई से देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन में, 50 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल हीगल बहुलवाद का समर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह राज्य को एक सर्वशक्तिशाली संगठन के रूप में रखता है, वह राज्य को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित करता है। इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हीगल हमेशा राज्य को सर्वशक्तिशाली ईश्वर का अवतरण और राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित किया है। विद्यार्थियों बिल्कुल दिमाग में रखना, हीगल आपको भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में हम आगे। कहता निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों को सृजनात्मक एवं निषेधात्मक में विभक्त किया है? हाब हाउस, मैक्सी, जेएस मिल, एडम स्मिथ। 51 में आइए, शानदार सेशन, बिल्कुल शानदार सेशन चलता हुआ 51 में। चलिए प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल जबरदस्त तरीके से 51 नंबर क्वेश्चन में, 51 नंबर क्वेश्चन में सृजनात्मक और निषेधात्मक कार्य 51 को ध्यान रखना। एलटी हाब हाउस सृजनात्मक और निषेधात्मक दोनों कार्यों के संबंध में विवेचना किया है। एलटी हाब हाउस याद रखना। 51 में हम आ गए एलटी हाब हाउस की तरफ। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। 51 में जब हम लोग विकल्प भरते हैं एलटी हाब हाउस। चलिए अब हम आ गए 52 विकल्प में। 52 विकल्प में
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? बेंथम ने, जेएस मिल ने, रूसो ने, जीडीएस कोर ने। क्या शानदार सेशन है, बिल्कुल फिर उसी क्वेश्चन को लेकर के इन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज पुनः निवेदन है, सारे लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा ताकि यह क्लास उन लोगों तक पहुंच सके जिनकी इसकी बहुत अधिक नीड है, जो बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक, तो सारे लोग बता रहे हैं बिल्कुल जेएस मिल है और थॉमस हेयर ने ही हेयर प्रणाली के रूप में इसे डेवलप किया था। ठीक, चलिए 53 में हम आगे। कहता है निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का कार्य प्रशस्त किया है? स्पेंसर, टीएच ग्रीन, बेंथम, डायसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधुनिक कल्याणकारी राज्य, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी कल्याणकारी समाज का सिद्धांत पूछे, जब कभी कल्याणकारी समाज का सिद्धांत पूछे, कल्याणकारी समाज का सिद्धांत पूछे, तब आपके दिमाग में होना चाहिए उपयोगितावाद, उपयोगितावाद, ध्यान रखना। और जब कभी कल्याणकारी राज्य पूछे, कल्याणकारी राज्य पूछे, तब याद रखना ग्रीन। ठीक, दिमाग में रखना ग्रीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन। ठीक, ध्यान रखना। तो कहते हैं उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत, बिल्कुल टीएच ग्रीन को आपको भरना है। चलिए 54 की तरफ बढ़ते हुए, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता कानून की विरोधी है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है, स्वतंत्रता कुछ करने का लाइसेंस है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एक चीज जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्रीन है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। ग्रीन नैतिकतावादी दृष्टिकोण को प्ले करता है, बिल्कुल सी विकल्प सही है। कहता है करने योग्य कार्य को करना, उपभोग योग्य वस्तु का उपभोग करना, यही नैतिकता है, यही स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 55 में। कहता है अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? प्लेटो, लॉक, लेनिन, मार्क्स। बिल्कुल सारे लोग बता रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तुरंत आंसर करिए, क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया तरीके से सारे लोग आंसर दे रहे हैं। और ध्यान रखना, सभी लोग बता रहे हैं बिल्कुल मार्क्स। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, मार्क्स। चलिए 56 में हम आगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक, कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, गलत। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, गलत। राज्य एक आवश्यक बुराई है, गलत। और यही डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्क्स और मार्क्सवादी दोनों राज्य को एक बिल्कुल शोषण का उपकरण मानते हैं। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक, ध्यान रखना, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे आधुनिक राज्य की कार्यप्रणाली सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। यह वक्तव्य दिया है ए महात्मा गांधी ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी एच जे लास्की ने, डी मुसोलिनी ने। चलिए 57 में क्या हो सकता है? 57 में आइए सीधे, आधुनिक राज्य की कार्यप्रणाली सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। चलिए भाई बताइए 57 में। बहुत बढ़िया, शानदार सेशन है। 57 में सारे लोग आंसर कर रहे हैं, क्या जबरदस्त आंसर है। सभी लोग बता रहे हैं कि सर कार्ल मार्क्स है, बहुत बढ़िया। सारे लोग बता रहे हैं कि सर कार्ल मार्क्स है, बिल्कुल सही है। चलिए 58 नंबर, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है, स्वहित में, सामाजिक हित में, उपयोगिता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। चलिए फटाफट आंसर करिएगा, क्या हो सकता है? बहुत ही जबरदस्त सेशन, बिल्कुल शानदार, एक एक बिंदुओं को इंटरप्रेट करते हुए आइए सारे लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। क्या हो सकता है? कहता है ए स्वहित में, बी सामाजिक हित में, सी उपयोगिता के आधार पर, डी नैतिकता के आधार पर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में फटाफट आंसर करिए। 58 नंबर क्वेश्चन में सारे लोग बता रहे हैं नैतिकता के आधार पर।
कहता है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है नैतिकता के सिद्धांत के आधार पर। वास्तव में प्रिय विद्यार्थियों, उपयोगितावादी तो बेंथम भी है, उपयोगितावादी मिल भी है। तो आखिर जब मिल की कभी कोई बात होती है तो ध्यान रखना वह उपयोगितावाद को नैतिक प्रतिमानों के आधार पर परिभाषित करता है, और जब भी बेंथम की बात होती है दिमाग में रख लेना तो वह उपयोगितावाद को निकृष्ट मूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद के रूप में परिभाषित करता है। चलिए तो बिल्कुल डी आंसर भरते हुए 59 में हम आए। कहता है निम्नलिखित में किसने खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना है? बिल्कुल, कहता है किसे खोखली स्वतंत्रता ठीक तथा अमूर्त व्यक्तित्व का पैगंबर माना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिल। ठीक है, जे.एस. मिल, बिल्कुल सही है, जे.एस. मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में हम देखते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन है, भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया है? रूसो ने, लॉक ने, टी.एच. ग्रीन ने, जे.एस. मिल ने। रूसो, लॉक, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल। 60 नंबर क्वेश्चन में, चलिए भाई 60 नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 में चलो, कहता है बिल्कुल विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जे.एस. मिल ने प्ले किया है, क्योंकि वो पागलों, मूर्खों, अबोध बालकों, शराबियों सबको वैचारिक स्वतंत्रता का अवसर देते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल सीधे आ जाइए, 61 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। कहता है असंतुष्ट मानव संतुष्ट सुअर की अपेक्षा अच्छा है, असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मोर की अपेक्षा उत्कृष्ट है। ये किसने लिखा है? बहुत बढ़िया, ये किसने लिखा है? चलिए फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, क्या जबरदस्त। सभी लोग बता रहे हैं कि सर कोई और नहीं, वो जे.एस. मिल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जे.एस. मिल। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सकारात्मक स्वतंत्रता ठीक, सुख दुख, गणक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और लोकतांत्रिक केंद्रित तत्ववाद ठीक, केंद्रीयतावाद, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद। चलिए कौन हो सकता है 62 नंबर के क्वेश्चन में? 62 बिल्कुल सही है, 62 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल बिल्कुल 62 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सही है डी। कौन सही नहीं है? बिल्कुल डी सही नहीं है, बिल्कुल 62 में डी। अब आगे 63 में, मानव चेतना स्वतंत्रता को आधारभूत मानती है, स्वतंत्रता को जन्म देती है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। कई बार आपको अभ्यास मैंने कराया था क्लास में, बिल्कुल अभ्यास कराया था आप सभी को, टी.एच. ग्रीन। बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, सारे लोग जुड़ करके टी.एच. ग्रीन। चलिए कहता है 64 में, आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए ठीक। कहता है बेंथम के अनुसार दंड पूर्ति के विचार और क्षमा की भावना से प्रेरित होना चाहिए। बेंथम के अनुसार दंड का स्वरूप प्रतिशोधात्मक नहीं होना चाहिए ठीक, दंड का स्वरूप प्रतिशोधात्मक नहीं होना चाहिए। 64 में आगे आ जाइए, फटाफट आंसर करिए क्या हो सकता है? 64 बहुत बढ़िया आंसर है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। 64 कहता है कौन सा विचार करिए? कहता है बेंथम के अनुसार दंड क्षतपूर्ति के विचार और क्षमा की भावना से प्रेरित होना चाहिए, ये भी सही है। कहते हैं बेंथम के अनुसार दंड का स्वरूप प्रतिशोधात्मक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल सही है दोनों। चलिए 65 में हम आ चुके हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के और राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? ए, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, बिल्कुल सही है। दूसरा, कहते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तीसरा, राज्य का लोप हो जाएगा। चौथा, राज्य शोषण की एक संस्था है ठीक। तो मजदूरों का कोई देश नहीं होता, सही। राज्य का लोप हो जाएगा, सही। राज्य शोषण का यंत्र है, सही। बी वाला आंसर गलत, क्योंकि यह आदर्शवादियों का है, मार्क्सवादियों का नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, आदर्शवादियों का है, मार्क्सवादियों का नहीं है। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 66।
कहता है अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। अधिकार मानव के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, ऐसा किसने कहा है? आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे अगर आप गहराई से देखिए तो सीधे यह टी.एच. ग्रीन कहता है। बिल्कुल 66 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सटीक आंसर आपको करना है। क्या हो सकता है 66 में? 66 में टी.एच. ग्रीन ने बिल्कुल सही है। टी.एच. ग्रीन 66 में। चलिए टी.एच. ग्रीन ने किया है। अब हम लोग आगे 67 में कहता है स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग योग्य वस्तु की सकारात्मक क्षमता या शक्ति है जो करने योग्य या उपभोग योग्य है। प्रिय विद्यार्थियों, टी.एच. ग्रीन कहता है करने योग्य कार्य को करना, उपभोग योग्य वस्तु का उपभोग करना ही स्वतंत्रता है। यह कोई और नहीं, टी.एच. ग्रीन ने ही कहा है। ठीक, चलिए 68 में हम आ गए। कहता है राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में किसने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? किसने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? किसने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? ग्रोसियस ने, हॉब्स ने, कांट ने, बेंथम ने। चलिए सीधे बताइएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी लोग प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत मानते हैं वो सब का खंडन बेंथम ने किया था। बेंथम बिल्कुल सही है। ये जो बेंथम है ना, सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया क्योंकि बेंथम प्रकृतिवादियों का धुर विरोधी है। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम, इन सब का विरोधी है बिल्कुल। तो सीधे आप डी भरेंगे। 70 में आ जाइए। 69 में मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज से अभिप्राय क्या है? कहता है जनजाति विहीन समाज गलत, जात विहीन समाज गलत, एक समाज जिसमें केवल सर्वहारा वर्ग हो, बिल्कुल सही है। एक समाज जिसमें केवल सर्वहारा वर्ग हो, बिल्कुल आप सी विकल्प उसको बताते हैं, सी विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आगे कहता है निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करिए। मात्र वे कार्य जिन्हें इसे राज्य को करना चाहिए या करने से मना करना चाहिए, वे उन्हें जिन्हें किया जाए या न किया जाए किसी भी उद्देश्य समाज के नैतिक साक्ष्य तो आवश्यक है। राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर टी.एच. ग्रीन का यह व्याख्यान क्या है? ठीक, राज्य को केवल नैतिक कृत्य करना चाहिए, राज्य को नैतिकता राज्य का साध्य है, राज्य को वे कार्य करने चाहिए जो समाज के अच्छे जीवन के लिए उपयोगी है। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 70 आपको देखना है। 70 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 70 में बिल्कुल सी सही है। सारे लोग बता रहे हैं सी सही है। अगर आप गहराई से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सी आंसर सही है। करने योग्य कार्य को करना, उपभोग योग्य वस्तु का उपभोग करना। कहता राज्य को वे मात्र कार्य करना चाहिए जो समाज के अच्छे जीवन के लिए अपरिहार्य हो, बिल्कुल सही है। और सी विकल्प आपको भरना है। क्या भरना है? सी विकल्प। चलिए 71 में हम आ गए। कहता है ध्यान द्वारा उदारवाद पुनर्निरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है? सहमति और प्राकृतिक कानून का, बेंथम और ऑस्टिन के न्याय का, हॉब्स के नागरिक और वैधानिक दायित्व का, एडम स्मिथ के व्यक्तिवादी सिद्धांत। 71 में क्वेश्चन देखिए जरा सा। चलिए बताइए। उदारवादी पुनरीक्षण, ध्यान रखना, ध्यान द्वारा उदारवादी पुनरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है? ठीक, सहमति और प्राकृतिक कानून का, बिल्कुल सही है। सहमति और प्राकृतिक कानून का, बिल्कुल सहमति और प्राकृतिक कानून का, बिल्कुल सही है। ए वाला आंसर सही है। ठीक, कहता है जे.एस. मिल ने रचना की है प्रिंस की सोमोथियोलॉजी की, स्पिरिट ऑफ लॉज की, कॉन्सिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। चलिए इसमें कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल की है?
आप सारे लोग आंसर करिए, फटाफट बताइए क्या हो सकता है, सारे लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डी आंसर है। 1861 में कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में महिला मताधिकार का प्रतिपादन, महिला मताधिकार का प्रतिपादन, ठीक, महिला मताधिकार का प्रतिपादन की गई है। ध्यान रखना इस चीज को, बिल्कुल 1861 में। चलिए 73 में आ गए हम लोग। कहता है एक अनालोचित व्यक्तिवाद के अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित किए जाने का भय सदैव बना रहता है, यह किस विचारक का है? 73 में हम लोग देख रहे हैं, 73 में किसका है? 73 में बिल्कुल अगर आप गहराई से देखिए, सीधा कॉन्सेप्ट किसका है? जेएस मिल का। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल जेएस मिल का है ना, बिल्कुल जेएस मिल का है, बिल्कुल जेएस मिल का है। चलिए 74 में कहता है राज्य द्वारा कार्य को करने, राज्य द्वारा कार्यों से करने के व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट हो जाती है, उसका उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है, उसके चरित्र को कुंठित कर देती है। ये किसने कहा था? बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 74 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल आप बताइए क्या हो सकता है? 74 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सामने आपके, बिल्कुल सारे लोग बता रहे हैं, फटाफट आंसर करिए। सारे लोग बता रहे हैं मिस्टर जेएस मिल, बिल्कुल सही है, जेएस मिल का ही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। चलिए 75 में हम आ चुके हैं। 75 कहता है कार्ल मार्क्स की निम्नांकित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, दास कैपिटल में, ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में। कहता है किसमें श्रम के प्रति उदासीनता विषयक उदाहरण मिलता है? चलो भाई, श्रम के प्रति, बिल्कुल 75 नंबर क्वेश्चन में कौन हो सकता है? 75 नंबर के क्वेश्चन में आप बिल्कुल आ चुके हो, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, कहता है श्रम के सिद्धांत के प्रति उदासीनता विषयक विचारों देता है। ठीक, ये युवा प्लेटो की रचना है, ध्यान रखना, युवा प्लेटो की रचना है। चलिए 76 में आइए हम लोग मिलान कर दें। कहता है सूची 1 सूची 2 दोनों को सुमेलित करिए। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, दोनों को सुमेलित करने की बात करता है। कहता है कार्ल मार्क्स कहता है प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार लेना और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना। जर्मी बेंथम, ठीक, जर्मी बेंथम, आप सीधे कहते हो जर्मी बेंथम क्या है? निबल समस्त तुष्ट के रूप में न्याय। ध्यान रखना इस चीज को, बिल्कुल 76 क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। 76 क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। बिल्कुल कहता है जर्मी बेंथम, बिल्कुल सही है। और रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय, और रॉबर्ट नॉजिक प्रत्येक से जैसा वे चुने वे प्रत्येक को ऐसा चुना जाए। बिल्कुल सही है। आप कहते हैं 2 3 1 4, 2 3 1 4, बिल्कुल सही है, 2 3 1 4, ठीक, बिल्कुल 76 में। अब हम आ गए 77 में। 77 में कहता है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। महत्तम लोगों का महत्तम सुख, टीएच ग्रीन। आप सीधे कहते हो शुभ जीवन के लिए बाधाओं का निराकरण राज्य का कार्य है। मानव स्वतंत्र पैदा है किंतु सर्वत्र श्रृंखला से बिल्कुल बधा हो। और आपसे कहता है कि बताइए 77 में कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल सटीक आंसर आपको देना है, बिल्कुल सटीक आंसर आपको देना है प्रिय विद्यार्थियों। क्या हो सकता है? 77 आंसर आपको देना है, बिल्कुल 77 में, 77, बिल्कुल 77 में आप कहते हो महत्तम लोगों के, ध्यान रखना, कहते हैं सीधे शब्दों में महत्तम लोगों का महत्तम सुख। ए में नहीं जी, महत्तम लोगों का महत्तम सुख। अगर आप गहराई से देखें
77 में तो बेंथम होना चाहिए जी, बेंथम 77 में बेंथम होना चाहिए, बेंथम बेंथम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो ठीक, और उसके बाद शुभ जीवन के लिए बाधाओं का निराकरण TH ग्रीन, तो 3 1 2 बिल्कुल ये वाला आंसर है, बिल्कुल सही है, 3 1 2 बिल्कुल बिल्कुल सत्य है प्रिय विद्यार्थियों, विदाउट एनी हेजिटेशन। बिल्कुल एक जबरदस्त सेशन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल आप इसमें सीधे कहते हैं 3 1 2 ठीक। 78 में मिलान करिए, कहता है मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन अधिसंरचना का अंग है, वर्ग है, वैधानिक संस्था है, उत्पादन के साधन और दल है। चलिए 78 में कौन हो सकता है, फटाफट आंसर करिए 78 में, ठीक। 78 में भी वैधानिक संस्थाएं, बिल्कुल सही है। अधिसंरचना का अंग कौन सी है, वैधानिक संस्थाएं 78 में। चलिए अब हम लोग आ गए 79 में। 79 में क्या है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स को यह तर्क देने का कारण क्या है, ठीक, कि श्रमिक वर्ग की क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दी जा सकती। 79 में देखिए, फटाफट आंसर करिए क्या होगा 79 में, बिल्कुल बताइए 79 में, बिल्कुल बताइए क्या हो सकता है, ठीक, बिल्कुल बताइए क्या हो सकता है। कहते हैं कामगारों की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती है, श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है, कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं आदिम पूंजी संचय की मांग श्रमिकों की समान मजदूरी नहीं देती है, कामगारों के उग्र वर्ग को जिन्होंने क्रांति में असंख्य बलिदान किए हैं प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दी जा सकती है। बी वाला विकल्प सही है, बिल्कुल सही है, 79 में विकल्प बी है, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना 79 में विकल्प बी है। कहता है श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होगी, कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान मजदूरी देना ये किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। तो वी आंसर आपको भरना है विदाउट एनी हेजिटेशन, वी आंसर। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 80 में। कहता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का कौन सा प्रतिपादक है, थॉमस पेन, बेंथम, वर्बा आप कह सकते हैं या बर्क कह लीजिए ज्यादा ठीक है। तो कहता है एडमंड बर्क, ठीक। कहता है जरा बताइए कौन हो सकता है, ठीक। कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। 80 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखना है, 80 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखना है कौन हो सकता है। चलिए सारे लोग बताइए कौन हो सकता है। आप तुरंत क्या कहेंगे, बिल्कुल सी वाले विकल्प को आप भर रहे हैं, बिल्कुल केवल एक। चलिए 80 में अब हम 81 में आ गए। कहता है TH ग्रीन, TH ग्रीन राज्य की अवधारणा है, राज्य अपने आप में एक लक्ष्य है, राज्य ईश्वरीय स्वरूप है, राज्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन है, राज्य एक कानूनी संस्था है। ध्यान रखना 81 में TH ग्रीन बिल्कुल सही है। फटाफट बताइए 81 में, क्वेश्चन नंबर 81। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 81 में क्या हो सकता है, सारे लोग आंसर करिएगा। बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं कि यह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन है। TH ग्रीन राज्य की अवधारणा एक साधन के रूप में करते हैं, क्योंकि TH ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करते हैं, ठीक। तो जब भी कभी प्रश्न TH ग्रीन के बारे में आए, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उनको आपको परिभाषित करना। जब भी समाज कल्याणकारी सिद्धांत पूछे, उपयोगितावाद, राज्य कल्याणकारी सिद्धांत पूछे तो ग्रीन, ध्यान रखना इस चीज को, बिल्कुल। तो अब हम लोग आ गए सीधे 82 नंबर क्वेश्चन में। कहता है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया है, बिना कोई देर किए हुए कार्ल जे पापर, बिल्कुल आप जान रहे हो कार्ल जे पापर, सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कार्ल जे पापर ने दिया है। अब हम आ गए 83 में, क्वेश्चन नंबर 83 में। TH ग्रीन का मत था कि व्यक्ति का आत्मन
सामाजिक आत्मन है। बोशांके का विश्वास था कि व्यक्ति और सामाजिक समुदाय में जिसका व्यक्ति एक अंग है, संबंधों की पारस्परिकता पाई जाती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कहता है 83 में ये कौन सा होगा? 83 का आंसर क्या होगा? प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चलना है 83 में। चलो भाई, 83 का आंसर क्या हो सकता है? चलो बताओ क्या होगा। कहता है टीएच ग्रीन का मत है कि व्यक्ति का आत्मन सामाजिक आत्मन ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। दूसरी चीज, बोशांके का विश्वास था कि व्यक्ति और सामाजिक समुदाय में जिसका व्यक्ति एक अंग है और संबंधों की पारस्परिकता पाई जाती। बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों दो विधा के बारे में बात कर रहे हैं, दो प्रकार की बातों को सामने रख रहे हैं। ठीक, ये दिमाग में रखना बिल्कुल। चलिए अब हम आ गए 84 में। कहता है भोगवादी गणक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? जेएस मिल ने, जेम्स मिल ने, टीएच ग्रीन ने और उसके बाद में बेंथम ने। चलो भाई, सुखवादी आकलन, सुखवादी आकलन किसने प्रस्तुत किया? आपको पता होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे लोग आंसर दे रहे हैं। सुखवादी आकलन बेंथम ने प्रस्तुत किया था। 7 प्रकार के प्रतिमान उसमें बोले थे, तो सीधे आपको भरना क्या है? बेंथम को ना। 84 में बिल्कुल बेंथम भरना है। 85 में हम आ चुके हैं। कहता है किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में माना जाता है? आपको पता होगा, संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल आपको देखना है क्या हो सकता है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, 85 में आपको पता है बिल्कुल संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में रूसो को कवर किया जाता। ये वही रूसो है जिसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जन्म दिया। ये वही रूसो है जो फ्रांस की क्रांति में एक प्रमुख भूमिका अदा किया। ये वही रूसो है जिसके यहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक से ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे की परिकल्पना की गई थी। बिल्कुल। चलिए 86 में हम आ गए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, ये किसका कथन है? बिल्कुल अगर आप गहराई से देखिए तो ये कोई और नहीं बेंथम है। क्यों? क्योंकि सुखवादी आकलन बेंथम ने ही दिया था और 7 प्रकार के मानक उन्होंने ही प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सही है। सारे लोग आंसर देते हुए एक बहुत ही स्पीड में और बहुत ही क्विक तरीके से हमने इस सेशन को लिया था, क्योंकि आज इसको कंप्लीट करना था। कहता है निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? कांट आदर्शवादी, हीगल आदर्शवादी, ब्रेडले आदर्शवादी, बेंथम आदर्शवादी नहीं है। बेंथम, मिल और सिजविक ये तीनों उपयोगितावादी विचारक हैं। ठीक, अब उसके बाद लास्ट से क्वेश्चन आ गया और आज का लास्ट सेशन है। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय विद्यार्थियों। सारे लोग फटाफट आंसर कर दो। क्या हो सकता है? बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है। कहता है कौन सा आदर्शवादी विचारक था? आप अगर उठा के देखिए, हॉब्स नहीं है, बेंथम नहीं है, स्पेंसर नहीं है, सब व्यक्तिवादी है, हीगल आदर्शवादी है। चलिए आज के सेशन में आप लोगों ने बेंथम और मिल को पूरे विस्तार से एकदम ओवरहालिंग किया है, सारे पक्षों को सीखा है। और प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जो चैनल सब्सक्राइब लोग नहीं किए हैं अनन्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।